everyone, how are you today? Midhavi, Shapeston, Gurgesh, Kavita, Preeti and Preetam. चलो आज सारी ना पोइट्रीज कर लेते हैं, पोइट्रीज और उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे. सो हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करते हैं. जॉन मिल्टन की है. लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट. Yes. हाँ जी. सो जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली इसी पे बन जाएंगे. John Milton, इनका टाइम पीरियड 1608 and 1674, was born in Bread Street, London on 9th, मतलब 1608 में, ये पता है आपको. He was a well-known Puritan poet, ठीक है, of the 17th century. मतलब जैसे अब सेंचुरी की बात करें तो जिस ईयर में वो पैदा होते हैं उसका एक नंबर बढ़ा करके ऐसे सेंचुरी जो है वो बोल दो. मतलब ये एक लिंक है, याद कर सकते हैं. इट इज वाइडली एक्नॉलेज्ड, ये जाना जाता है, दैट ही लॉस्ट हिज आईसाइट बट डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम. ऐसा माना जाता है जॉन मिल्टन के बारे में कि उनकी आंखें जो थी वो कमजोर थी, मतलब आईसाइट उनकी चली गई थी, लेकिन उनकी इनसाइट जो थी, अंतःदृष्टि जो थी, वो बहुत तेज थी. ही कंपोज्ड एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो, ये इंग्लिश में नहीं होंगी, किसी और लैंग्वेज में होंगी. एंड कॉमस 1634, लिसिडस 1637, और उनका जो ग्रेट एपिक था वो था पैराडाइज लॉस्ट 1667 में. उन्होंने शायद अपने ऊपर ही लिखा हो. एंड द पैराडाइज रीगेन्ड भी लिखा था बाद में उन्होंने, राइट, अलोंग विद द प्ले सैमसन एग्नोस्टिस. ये जो था हाईली थॉटफुल था एंड एवरलास्टिंग क्रिएशन. He was known for his grand style. वो अपने grand style के लिए जाने जाते थे. On his blindness is a Petrarchan sonnet. ये एक sonnet है. Sonnet basically it is a 49 poem. The opening 8 lines are called octave. जो starting की lines हैं उसे क्या बोलते हैं? Octave. Whereas the concluding 6 lines are called systole. जो 8 लाइंस हैं वो बोली जाती हैं ऑक्टेव, और जो 6 लाइंस हैं वो बोली जाती हैं सिस्टर. दिस सोनेट डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन. ये जो सोनेट है ये उनकी मेंटल कंडीशन को डील करती हुई बताई जाती है. व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आईसाइट, जब वो अपनी आईसाइट से डिप्राइव यानी कि वंचित रहे, राइट, जब वो अपनी आईसाइट से वंचित हुए तब की बात करते हैं. उनकी मेंटल कंडीशन क्या रही होगी. सो When I consider, जब मैं कंसीडर करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी लाइट स्पेंट हुई, एर हाफ माई डेज, मतलब जब तक उनकी आंखें रही वो ये कह रहे हैं कि आधी मेरी जिंदगी में कैसे मेरी लाइट जो है वो खर्च हो गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड, ये इस अंधेरे वर्ल्ड में और इस विस्तृत जगह में. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस. सो मतलब एक टैलेंट जो है जो कि छुपा हुआ है उनके अंदर. अब वो कह रहे हैं, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग. अब ये जो लिखी होती है इनमें एक वर्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको एज इट इज पढ़ना तो मुश्किल है. इसका जो वो है क्या कहते हैं समरी, उसको एक बार देख लेते हैं. तो Doth got exact day labor, light denied. उसके बाद I foundly, अच्छा इसमें थोड़ी सी चीजें में मिसिंग है. ये सेम ही लिखी हुई है या कुछ गड़बड़ है? मुझे तो इसमें कल वाली तो समझ आ रही थी, बट जो ऑक्टेव है इसकी ऊपर की लाइंस जो है वो शायद
अलग तरीके से लिखी गई हैं। आई फाउंडली आस्क, मैंने पूछा, बट पेशेंस, धैर्य नहीं था इनके पास, टू प्रिवेंट दैट मरमर, मरमर वर्ड्स तो पता ही होंगे। खैर इसका वो देख लेते हैं, जो समरी है उस पर एक बार बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। हाँ, एक मिनट। सो ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसकी हम एक बार समरी देख लेते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. So इसमें ये कहते हैं, the light has left his eyes even before half his life is over. मतलब कह रहे हैं कि जो आंखों से उनकी रोशनी जो चली गई, उनकी आधी जिंदगी में ही चली गई। दैट इज जस्ट ही इज अबाउट टू रीच मिडिल एज। जब वो अपनी मिडिल एज पे पहुंचने वाले थे तो ये रोशनी उनकी आंखों से चली गई। और इसके बाद ये कह रहे हैं, दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी, मतलब जो छुपाना मुश्किल है। अब इसमें देखते हैं, इन दीज लाइंस द पोइट सेज दैट गॉड हैज गिवन हिम द टैलेंट ऑफ पोइटिक कॉम्पोजिशन। उन्होंने भगवान ने उन्हें जो टैलेंट दिया है, ये उसकी बात करते हैं जिसे छुपाना मुश्किल है, पोइटिक कॉम्पोजिशन। एंड इफ ही कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग वर्थवाइल यूजिंग दिस टैलेंट, वो कह रहे हैं जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है पोइटिक कॉम्पोजिशन का, वो उन्हें पूरी तरीके से यूज करना है। अगर वो उसे यूज नहीं करेंगे, इससे बेहतर तो वो मर जाए। राइट, तो जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो वो मर जाए। However, यद्यपि his talent has been rendered useless by losing his eyesight. हालांकि ये बात सच है कि उनका जो ये टैलेंट है, आंखें जाने के बाद वो यूजलेस ही हो गया है, लेकिन तब भी इवन सो ही विशेस टू सर्व गॉड बाय यूजिंग हिज टैलेंट। वो उनकी ये इच्छा है कि वो भगवान की इच्छा पूरी करे अपने टैलेंट को यूज करके। ही वॉन्ट्स टू टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। वो बताना चाहते हैं अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी अपनी पोइट्री में, विच इज परहैप्स व्हाई ही इज राइटिंग दिस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसीलिए शायद वो सोनेट जो है अपनी ब्लाइंडनेस पर लिख रहे हैं, मतलब वो इस टाइम पे वो ब्लाइंड है तब भी वो लिख रहे हैं। ही इज राइटिंग अ पोयम, दिस पोयम, वो ये पोयम इसलिए लिख रहे हैं सो दैट गॉड डज नॉट बिकम एंग्री एट हिम, जिससे कि भगवान उनसे नाराज ना हो। एंड थिंक, और सोचते हैं, दैट ही इज वेस्टिंग द टैलेंट that has been given to him। और भगवान कहीं ऐसा ना सोचें कि उन पे नाराज ना हो जाएं, और कहीं ऐसा ना सोचें कि वो जो उन्होंने टैलेंट दिया है उसको ये वेस्ट कर रहा है, उसको ये यूटिलाइज नहीं कर रहा है। इतना लोग सोच लेते हैं। अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिया है, अब जरा इसको एक बार और पढ़ते हैं। एंड वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद। अच्छा, इसको 10 बार पढ़ेंगे ना तब ये समझ आएगा। इसको इसको पढ़ेंगे जब दिल से तब ये समझ आएगा। ओके, सो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इनकी सारी सारी चीजें जितने भी हैं। हाँ, आवाज तो आ रही है ना सबको? सारे लोग जितनी भी आप पोइट्रीज हो जाती हैं एक दिन में उतनी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ इनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने एक बुक ऑर्डर की है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का अच्छा कलेक्शन है। मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का काफी अच्छा क्वेश्चन कलेक्शन है, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, सो लिखा हुआ है इन दीज लाइन्स। अब ये जो लाइन्स है इसमें लिखा, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर light denied, I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need. Either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best his estate. So ये जो है इन्होंने वो नहीं लिखा है, मतलब इन्होंने मतलब तुकांत लगाया है, ब्लाइंड वर्ड्स नहीं लिखा है, अच्छे से लिखा है। अब ऐसे लिखने के चक्कर में ना
अब जैसे इंग्लिश के सॉन्ग्स होते हैं कितने मीनिंगफुल होते हैं, डोंट लेट मी डाउन सारा समझ आता है, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा चलो, इन दीज लाइन्स द पोइट इज प्रॉम्प्टेड टू आस्क गॉड अ क्वेश्चन डायरेक्टली। इन लाइन्स में जो पोइट है वो भगवान से क्वेश्चन पूछना चाहता है। ही आस्क्स गॉड, वो भगवान से पूछता है whether he would be cruel enough to expect something productive, कि क्या वो बहुत क्रूअल हो जाएगा जब वो कुछ प्रोडक्टिव एक्सपेक्ट करेगा फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन, किसी भी अंधे व्यक्ति से, एज अ प्राइज फॉर प्रोवाइडिंग देम विद अ टैलेंट, इस कीमत पर कि वो उसको अपना टैलेंट देगा, एंड दैट हैज हेल्प्ड हिम अर्न हिज ब्रेड एंड बटर दस फार, और जिससे उसी टैलेंट से वो अपने लिए ब्रेड एंड बटर कमाएगा। हाउएवर द पोइट इज अ पेशेंट मैन बाय नेचर। पोइट जो है वो बहुत ही धैर्यवान आदमी है नेचर से, एंड दिस कॉम्पोनेंट ऑफ पेशेंस is his in his personality stops him from posting the above mentioned question to God। वो भगवान से पूछना चाहता है कि भगवान एक बात बताओ, आप तो बहुत क्रूअल है कि आप इतने क्रूअल हैं कि आपने जो है ना ब्लाइंड मैन से ये एक्सपेक्ट कर लिया कि आपने एक टैलेंट दे करके आप ये चाहते हो कि उसी टैलेंट से वो ब्रेड एंड बटर कमा ले। तो ये तो मतलब आंखें छीन करके ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो पोइट इतना ज्यादा पेशेंट है, इतना ज्यादा धैर्यवान है कि उसने ये क्वेश्चन उससे पूछा नहीं। ठीक है, हिज पेशेंस टेल्स हिम, उसका पेशेंस उसे बताता है दैट गॉड डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम अ मैन, कि भगवान जो है किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगते हैं या कुछ भी नहीं चाहते हैं। ही डज नॉट आस्क फॉर हिज गिफ्ट्स टू बी रिटर्न, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके दिए गए गिफ्ट्स वापस किए जाएं। नॉर डज ही एक्सपेक्ट एवरी मैन टू मेक यूज ऑफ दोज गिफ्ट, ना ही ये चाहते हैं कि भगवान ने जो गिफ्ट दिए हैं सारे लोग उसको एक्सपेक्ट, मतलब ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे लोग उन्हें यूज ही करें। राइट, तो ऐसा भगवान कुछ भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं होते हैं। जिनके लिए नहीं होते उनके लिए कहानी सीधी है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो ज्यादातर वो भगवान को मानता है, तो उसके लिए तो होते होंगे। खैर, द वंस हु वांट टू सर्व गॉड, वो लोग जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल, अच्छी तरीके से, ओनली एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करते हैं द हैंड दे हैव बीन डेल्ट ग्रेसफुली एंड विदाउट बिटरनेस। वो एक्सेप्ट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बेस्ट पॉसिबल ओनली एक्सेप्ट द हैंड। ओके, हाँ, सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी पूजा जो है पूरी तरह, मतलब ये कह रहे हैं द हैंड दे हैव बीन डेल्ट, जिससे वो डील करते हैं वो बहुत ही सम्मान के साथ और कड़वाहट के बिना उनकी सेवा की जाए। तो भगवान बस इतना चाहते हैं कि दिल से उनकी सेवा की जाए, बाकी और आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो ये पूरा पैसेज ये बताता है, तो काफी कुछ बताता है। मतलब कहने का मतलब है इस पूरे के पूरे जो पैसेज ये है, ये जो इन्होंने वो डिटेल दी है, इसमें काफी कुछ बातें हैं उनके मन की। सो चूंकि वो दुखी हैं तो इसीलिए भगवान से बातें करते हैं, तो वही भगवान की हुई बातें उन्होंने पोइट्री में लिख दी। तो पोइट्री गागर में सागर है, लिखी एक लाइन है, उसको एक्सप्लेन कई तरीके से किया हुआ है। ओके, अब और लाइंस हैं, पहले तो लाइंस पढ़ेंगे। इस किंगली थाउजेंड्स at his bidding speed and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इन लाइंस में क्या है, इन दीज लाइंस द एलिमेंट ऑफ पेशेंस विद इन द पोएट, जो पोएट में जो पेशेंस की सीमा है, जो पेशेंट के तत्व है, एलिमेंट है विद इन द पोएट, प्रोव्स हिम सम एडवाइस टू डील। वो एडवाइस की बात करते हैं कि जिससे डील करना है विद द सपोजली हार्श ऑर्डियल ऑफ हिज गोइंग ब्लाइंड, जो हार्श कृत्य है उनके अंधे होने का, उसके बारे में बात करते हैं। हिज पेशेंस टेल्स हिम, उनका पेशेंस ये बताता है दैट गॉड इज एकिन टू अ किंग, गॉड जो है वो एक किंग के जैसे है। एकिन का मतलब होता है के जैसे होना। गॉड इज एकिन अ किंग, गॉड एक राजा के जैसे है, विद मैनी किंगडम्स अंडर हिज डोमिनियन एंड काउंटलेस सब्जेक्ट्स टू डू एज ही आस्क्स। उनका पेशेंस उन्हें ये बताता है कि भगवान जो है वो एक राजा के जैसे है, जो बहुत सारे साम्राज्य जो है उनके अंडर काम करते हैं, और काउंटलेस सब्जेक्ट्स, और उनकी प्रजा जो है वो काउंटलेस है। मतलब काउंटलेस का मतलब न्यूमरस है, असंख्य है, और उनसे मतलब उनका भगवान जो है वो किंग है एक तरीके से। देयर आर सिमिलरली थाउजेंड ऑफ मेन ऑन अर्थ हु फॉलो गॉड्स एवरी इंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बहुत सारे लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं तो भगवान का बहुत प्रत्येक जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं टू द लेटर, एंड हु हरी ओवर लैंड्स टू सीज विदाउट अ मोमेंट टू रेस्ट टू फुलफिल द ड्यूटीज अलॉटेड टू देम। मतलब कुछ लोग जैसे पृथ्वी, नदी, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें
की अपनी ड्यूटी है, और गॉड ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इन इन चीजों को, वो सारे इंस्ट्रक्शंस इनके द्वारा पूरे किए जाते हैं। मतलब पूरी सृष्टि जो है वो भगवान के कहने पर चलती है। लोग भी चलते हैं, चीजें भी चलती हैं, महासागर भी चलते हैं, नदियां भी चलती हैं, सब अपना काम करते हैं। हाउएवर, देयर आर नॉट द ओनली पीपल हु सर्व गॉड। सिर्फ पीपल ही नहीं जो भगवान को सर्व करते हैं, देयर आर ऑल्सो अदर्स हु मेरली स्टैंड एंड वेट फॉर गॉड टू डिसाइड हाउ देयर लाइफ्स विल गो। बहुत लोग और भी हैं जो भगवान का इंतजार करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी चलेगी। देयर सुपीरियर सर्विस टू गॉड इज टू एक्सेप्ट, सॉरी, उनकी सुपीरियर सर्विस जो है भगवान के लिए इज टू एक्सेप्ट, ये बात को एक्सेप्ट करना, वट एवर ट्रायल गॉड पुट्स ऑन देयर पाथ, जो भी मुश्किलें भगवान उनके रास्ते में डालते हैं, एंड डील विद सच ट्रायल्स, और वो उन ट्रायल्स से कैसे डील करते हैं, मुश्किलों से कैसे डील करते हैं, विद करेज एंड रेजिलियंस, पूरी तरह धैर्य के साथ में। मतलब क्या, करेज और धैर्य के साथ में। करेज का मतलब हो गया क्या, करेज साहस और धैर्य के साथ में, ठीक है। दीज पीपल ऑल्सो सर्व गॉड, ये भगवान को सर्व करते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी के मुताबिक, एंड गॉड लव्स एवरीवन इक्वली, और भगवान सबको इक्वली पसंद करते हैं। सो आप इसका मीनिंग तो सुन ही रहे होंगे। एक्सीलेंट सिनेरियो कह रहे हैं कि टेलीग्राम लिंक वो अभी मैं कर, वो अभी मैं कर देती हूँ, अनामिका और दुर्गेश, कविता। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं ना। तो अब ये जो पूरी की पूरी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, तो उनका दुख है, एक तरीके से ये उनका दुख है, जो ये पूरी की पूरी पोइट्री में वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें जो मेन मेन चीजें हैं उन पे मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी आपके आपके देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये तो सतही रहेगा क्वेश्चन कि जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन ऑन 19th century. After university, he spent 6 years in father's country home in Buckinghamshire. Following a rigorous independent study course, including classical modern work, ये सब जो है अब in addition, Milton was proficient in Latin, Greek, Hebrew, French, Spanish, Italian, Old English and Dutch. बहुत intelligent आदमी। During his period of private study, Minton composed several poems. ये important यहाँ पे ये चीजें हैं, ये है including on the morning of Christ, यहाँ पे पेन नहीं चल सकता, अच्छा, नेटिविटी ऑन शेक्सपियर, द कंपेनियन पोएम्स एलेग्रो एंड एल पेंसेरोसो, ये जो है इन पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार, मिल्टन चैंपियन द प्यूरिटन्स। अब इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं पढ़ के इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाऊंगी बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी वो है, जो वर्क्स हैं उनके वर्क से ऊपर बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट गाइस, दूसरी मेहंदी लेती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है।
इसका पूरा डिटेल जो है वो नहीं मिल रहा है। महेश, एक मिनट। टुडे आई परचेज टीचिंग महापैक, टेल मी हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फॉर EMRS एग्जाम। महेश, वो आपको क्लासेस जो है वो यहाँ पर सारी मिल जाएंगी आपके एग्जाम से कंसर्न, सो डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द क्लासेस। हाँ, सो बात करते हैं ब्लो ब्लो द विंटर विंड की। मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा डिटेल में मिल जाए, बट ये डिटेल में मिला नहीं। बट जैसा मिला है उसमें आपको देखना पड़ेगा इसको। ओके, सो शेक्सपियर की बात करते हैं। ये हमारा जो दूसरी पोइट्री है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। सारे जो है आप लोग कर लीजिए पोइट्री, जल्दी जल्दी मैं पोइट्रीज करा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस पे क्लास 10th का हम ले लेंगे और इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, Shakespeare was born on 23rd April 1564 in Stratford on Avon-in-Place in England. His father was a globe maker and Shakespeare was the third child of his parents out of 8. ठीक है, आठ बच्चों में तीसरे नंबर के थे शेक्सपियर। ही डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की एजुकेशन भी इतनी ज्यादा मतलब अच्छी नहीं होती है, पता नहीं कैसे इतने पढ़े लिखे हो जाते हैं, राइट। सो at the age of 18, he married Annie Hathaway and moved to London after some time. Annie Hathaway का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। In London, he joined theatre as an actor, काफी स्मार्ट रहे होंगे, but soon turned himself into a playwright. लेकिन थोड़े दिनों में वो playwright में बदल गए, नाटक लिखने लग गए। The elite class writers of English of that time did not welcome Shakespeare in their group. वहां पे जो elite class writers थे इंग्लिश के, मतलब अभिजात वर्ग के, मतलब रईस, मतलब बड़े लोग, उन्होंने शेक्सपियर का बिल्कुल वेलकम नहीं किया अपने ग्रुप में। दे डिड नॉट लाइक टू बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। वो शेक्सपियर से कंपेयर किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हु केम फ्रॉम अ रूरल रस्टिक बैकग्राउंड एंड हैड लिटर फॉर्मल एजुकेशन। वो जो कि रस्टिक बैकग्राउंड से आया और फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही कम है, बेकार है। बट शेक्सपियर डिड नॉट टेक देयर क्रिटिसिज्म सीरियसली। और शेक्सपियर ने उनका कोई भी क्रिटिसिज्म सीरियसली नहीं लिया और वेंट ऑन, और अपना काम करते रहे, डूइंग हिज वर्क, राइटिंग एंड एक्टिंग, और राइटिंग का काम करते रहे। और उन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी? 154। they have three stanzas of 4 lines each. At the end it closes with a couplet. हमेशा जो उनकी सोनेट होती थी वो कपलेट पे खत्म होती थी। His first narrative poem was Venus and Adonis. वीनस का मतलब पता हो क्या होता है? सुंदर महिला। और एडोनिस का मतलब होता है सुंदर पुरुष। रेप ऑफ मतलब एडोनिस जो होता है वो पुरुष का सुंदर देवता होता है, सुंदरता का देवता होता है, और वीनस सुंदरता की देवी होती है, ठीक है। रेप ऑफ ल्यूक्री मेड हिम फेमस एज अ पोएट। रेप ऑफ ल्यूक्री जो है एज अ पोएट में फेमस कर देती है। सम ऑफ हिज सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। जो काफी सारी सोनेट्स हैं वो एड्रेस्ड हैं क्योंकि वो खुद ही एक अट्रैक्टिव यंग मैन थे, खुद ही को देख देख के लिखते रहते थे। द अर्ल ऑफ Southampton. The other sonnets are written in favor of a mysterious dark lady. मतलब और जो sonnets हैं वो mysterious dark lady के ऊपर हैं। Actually, Shakespeare became famous as a playwright. वो एक नाटक लेखक के तौर पर famous हुए। उनकी tragedies are recognized as best creations of English literature. जैसे Hamlet है 1602 में, Othello है 1604 में, King Lear है और Macbeth है। लगभग मैंने सारी ही पढ़ी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मारकाट थी उसमें कि मुझे पसंद नहीं आई। दिस पोएम ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड डिपिक्ट्स द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैन। ये जो ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड है, ये क्या बताती है कि एक मैन जो है कितना इनग्रेटिट्यूड हो सकता है। द कोल्ड विंटर विंड बाइट्स एंड डज नॉट कॉज सो मच एज अ मैन्स इनग्रेटिट्यूड। ठंडी हवा भी जो है वो इतना दर्द नहीं देती है जितना एक आदमी का
इनग्रेटिट्यूड देता है। जब एकदम थैंकलेस पर्सन होता है तो उसका जो इनग्रेटिट्यूड होता है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदाई होता है, ये इसमें बताया गया है। कोई भी पर्सन अगर आपको थैंक यू बोल दे, कोई अगर आपको थैंक यू बोल दे तो अच्छी बात है, मतलब थैंक यू बोल देना चाहिए, चाहे और सॉरी बोल देना चाहिए, मतलब ये इनग्रेटिट्यूड वाला जो रवैया है ये बहुत गंदा होता है। तो वही उन्होंने इसमें शायद बताया है, ठीक है। The feeling of the poet has been nicely depicted through different lines of the poem. This poem has been taken from his book As You Like It. ये पोएम जो ली गई है वो As You Like It बुक से ली गई है। आर यू लिसनिंग टू मी गाइस? सारे लोग सुन रहे होंगे, जिसको भी पढ़ना होगा वो तो सुनेंगे ही, है ना? क्योंकि एक बार अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं सारी चीजें, अब मैं पढ़ा रही हूँ तो जान तो जाएंगे ही। सो एक बार अगर जान लेंगे तो आपको जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी, और जो क्वेश्चंस है वो आपको अपने लगेंगे, क्योंकि आई विल मेक क्वेश्चंस ओवर दीज थिंग्स। इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में भी और मैं भी बनाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोइट एड्रेसेस द विंटर विंड। जो पोइट है शेक्सपियर, ये एड्रेस करते हैं विंटर विंड को, विच इज बाइटिंग, जो कि बाइटिंग है, परेशान करने वाली है, एंड पियर्सिंग, पियर्सिंग का मतलब छेदने वाली है, थ्रू हिज पोयम, अपनी पोयम के थ्रू वो एड्रेस करते हैं विंटर को, जो कि काटती है और छेदती है, एंड सेज दैट मैन्स इनग्रेटिट्यूड, मैन का जो बेशर्मी वाला रवैया होता है, थैंक यू ना बोलने वाला जो रवैया होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना। देन द बाइट ऑफ कोल्ड विंटर विंड, ठंडी हवा से, ठंडी सर्दियों की हवा से भी ज्यादा खतरनाक होता है एक आदमी का थैंकलेस होना। द बाइटिंग टूथ ऑफ विंटर wind cannot be seen through the wind's breath is so harsh and rude। वो कहते हैं कि जो ऐसी बाइटिंग टूथ होता है, ठंड की जो कड़कती हुई हवा होती है वो भी इतना ज्यादा हार्श एंड रूड नहीं होती है जितना ज्यादा उसी आदमी, मतलब इसको पूरा डिपिक्ट किया है उन्होंने कहा, जितना ज्यादा व्यक्ति की थैंकलेस जो एटीट्यूड होता है वो होता है। स्टिल वन कैन टॉलरेट दिस रूडनेस इन कंपैरिजन टू द इनग्रेटिट्यूड ऑफ मैनकाइंड। वो कह रहे हैं कि कोई रूडनेस तो टॉलरेट कर सकता है, गुस्सा तो टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इनग्रेटिट्यूड नहीं टॉलरेट कर सकता। इनके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब लोगों ने ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर दिया, इसलिए उन्होंने इनग्रेटिट्यूड, मतलब वाकई बात ये है, अब जैसे मैं आप पे रूड हो जाऊं, मैं आप पे नाराज हो जाऊं, तब तो चलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत किया, मेरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, मेरी हर प्रॉब्लम में आपने मेरे को सपोर्ट किया, आपके दिल में मेरे लिए कंपैशन है, और मेरे दिल में क्या है? गुस्सा, या फिर मतलब मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनग्रेटिट्यूड। और ये इनग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिसने बहुत सारी सुइसाइड कराई है, बहुत सारी मतलब किलिंग हुई है। इनग्रेटिट्यूड वाकई खतरनाक है। ये जो मतलब क्या कहते हैं, लवर होते हैं, और लवर और बिलवड, मतलब ये जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनके बीच में इनग्रेटिट्यूड ही मतलब कत्ल का कारण बनता है। इसके बारे में मतलब इन्होंने तो इतना लिख दिया, लेकिन वाकई ये बड़ी बात है। ओके, थ्रू राइमिंग वर्ड्स हाई हो sing, the poet addresses winter wind to sing in praise of an evergreen shrub which has pricey leaves। वो कह रहे हैं कि ये जो बात करते हैं हाई हो सिंग, इसको वो विंटर विंड को एड्रेस करते हैं, सर्दियों की हवा को एड्रेस करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, जो कि प्राइसली लीव्स रखते हैं, कांटेदार पत्तियां रखते हैं, और हमेशा मतलब वो एवरग्रीन पेड़ है उसकी तारीफ करते हैं। बिकॉज द पोइट फील्स, क्योंकि वो पोइट ही फील करता है, द मोस्ट ऑफ द मैन्स फ्रेंडशिप, ज्यादातर आदमी की जो दोस्ती होती है, आर फॉल्स प्रेटेंस, ये झूठा दिखावा होता है, एंड इट वुड बी फॉली टू गो फॉर सच फ्रेंडशिप, और ये जो है किसी भी फ्रेंडशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। द विंटर विंड वाप्स, विंटर विंड्स परेशान करती है, एक ट्विस्ट करती है, द वाटर इन इट्स बॉडी, जब भी विंटर विंड बॉडी से होकर गुजरती है, विच फ्रीजेस, उसे ठंडा कर देती है, एंड मेक इट मोर बाइटिंग, और बहुत ही परेशान करने वाला बनाती है, चेंजिंग इट्स लुक टोटली डिसेप्टिव, और ये पूरी तरह मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी हो जाती है, बट स्टिल इट इज नॉट सो अनकाइंड, लेकिन ये फिर भी उतनी अनकाइंड नहीं होती है और इतनी बाइटिंग नहीं होती है जैसे एक मैन का इनग्रेटिट्यूड। ठीक है, हु जस्ट फॉरगेट ऑल द गुड डन टू देम, जो सब कुछ भूल जाता है, उसके साथ जो भी अच्छा हो वो सब कुछ भूल जाता है। सो द पोइट सेज, इसीलिए पोइट ये कहता है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, इसीलिए कहता है कि
जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंडशिप है वो फेलिंग मतलब कुछ सच्ची है कुछ दिखावा है, ये वो कहता है कि कुछ अच्छी है कुछ दिखावा है, ये सारी चीजें इसमें बताता है कि मोस्ट फ्रेंडशिप आर फेनिंग एंड मोस्ट लविंग मेयर फॉली। कुछ फेनिंग है मतलब प्रेटेंशियस है, कुछ फॉली है मतलब जिसको फॉलो किया जाए, अच्छी है जो, नहीं सॉरी, फॉली मतलब फुलिशनेस से ही भरा हुआ होगा। एट लास्ट द पोइट सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एडवर्सरीज, अगर पोइट कहता है इतनी सारी एडवर्सरीज या नेगेटिव थिंग्स की बात करें, लाइफ मैंस लाइफ मतलब आदमी की लाइफ की सारी एडवर्सरीज की अगर बात करें, लेकिन ये जो दुनिया है इट इज फुल ऑफ जॉय। लास्ट में वो ये भी कहता है कि पूरी जो क्या कहते हैं वर्ल्ड है वो खुशियों से भरा हुआ है। ये जो है अच्छा है, इसके बारे में जानने वाली बात इतनी है कि बस इतना सा बताना है कि पूरे के पूरे इनकी जो पोइट्री है उसमें क्या कहा गया है। तो इसमें एक कंपैरिजन है और वही कंपैरिजन अलग-अलग शब्दों में पूरे के पूरे चैप्टर में दिखाई देता है। कंपैरिजन ये है कि शेक्सपियर कह रहे हैं उनके साथ कुछ धोखा हो गया होगा ज़िंदगी में, तो उन्होंने कहा दुनिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख तब देता है जब कोई आदमी के लिए अच्छा करो और वो उसका भला नहीं चाहता। वैसे ये सबके साथ होता है, मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों का भला किया अपनी ज़िंदगी में और वो आकर के मेरे से ऐसे बात करते हैं, कुछ तो मेरे से आगे भी निकल गए भला करने के चक्कर में, और अब पता नहीं वो मुझसे जलते हैं या क्या करते हैं, मुझे तो अभी भी पता नहीं। तो वही चीज़ उनको ज़्यादा दिल को लग गई, तो यही सारी चीज़ें इसमें आई हैं। लेकिन जो शेक्सपियर के बारे में है, उस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। ये तो आपको पूरी की पूरी समरी पता चल गई कि क्या था, बस इनग्रैटिट्यूड बार-बार कह रहे हैं और फ्रेंडशिप से उसको ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो दोस्तियाँ होती हैं, मूर्खता से भरी हुई होती हैं, दिखावा होती हैं। तो ये पूरी-पूरी मतलब जो पोएट्री मैंने इसमें पढ़ डाली, उसमें सिर्फ़ इतना ही लिखा हुआ था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। और जो उन्होंने लिखा हुआ है, वही है। अब यहाँ पर आपको मैं तीसरे टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। 3 टॉपिक आज हम आपको पोएट्री के करा देते हैं। एक तो ये हो गया, अब एक टॉपिक और करा देते हैं, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कल करा देंगे। एक टॉपिक और करना है ना, स्टोरीज तो है, छोटी-छोटी सी स्टोरीज हैं, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, टू डैफोडिल्स जो है ना वो शायद एनसीईआरटी की भी है, वो करा देती हूँ मैं। एक मिनट गाइस। इसमें तो डिटेल में कोई मतलब लिंक ही नहीं मिल रहा। ये भी काफ़ी, मतलब डिटेल में लिंक ढूँढना इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑनलाइन।
हाँ, रॉबर्ट हेरिक की है। टू डैफोडिल्स जो है, इसको देख लेते हैं। रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1648 in Herrick's sole poetry collection, Hesperides. Hesperides, or the works both human and divine, considered to be a minor poet throughout the 18th and 19th century. So हेरिक की अगर हम बात करें तो ये हेरिक ने लिखी है टू डैफोडिल्स, और ये पहली बार पब्लिश हुई 1648 में, और इनका हेरिक का सोल पोइट्री कलेक्शन था जो हेस्पेराइड्स, और वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, कंसिडर्ड टू ए माइनर पोइट, मतलब एक माइनर पोइट कंसीडर किए जाने वाले 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के। हेरिक हैज ओनली रियली बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी। तो हेरिक जो आकर के मतलब 19th सेंचुरी में उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन आगे उनके लिटरेरी अचीवमेंट्स जो थे वो काफी बढ़ के सामने आए। ठीक है, नियरली 4 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज तक आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज पोइट्री कलेक्शन, उनके पोइट्री कलेक्शन के बाद में Herrick is finally achieving the status of an accomplished pivotal 17th century poet. उसके बाद में जब उनका पोइट्री के कलेक्शन सामने आए तो हेरिक ने एक अच्छा स्टेटस जो है वो अकॉम्प्लिश किया, जो कि धुरी के रूप में कार्य किया 17th सेंचुरी के पोइट के नाम पे। तो टू डैफोडिल्स में, डैफोडिल का मतलब पता है आपको? डैफोडिल का मतलब होता है, एक रंग होता है डैफोडिल, तो उससे कनेक्टेड होता है ये, राइट? सो द पोयम to daffodil is written in the form of an apostrophe, a direct address to an object or absent individual। मतलब जो पोयम है डैफोडिल्स, ये रिटन गई है अपोस्ट्रोफी के फॉर्म में। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जो एड्रेस किया जाता है, एक डायरेक्ट एड्रेस, किसी को एड्रेस किया जाना, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर एब्सेंट इंडिविजुअल को, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो है ही नहीं उसको एक तरीके से एड्रेस किया जाना, उसको बुलाया जाना जो कि एब्सेंट है। इन द केस ऑफ टू डैफोडिल्स, इन केस मतलब अगर टू डैफोडिल्स की बात करें तो हेरिक्स जो स्पीकर है वो एड्रेस करता है एक इपोनिमस फ्लावर को, मतलब एक ऐसा फ्लावर जो कि हल्के पीले रंग का है। ठीक है, तो एक ऐसे फ्लावर को वो एक तरीके से क्या करता है, एड्रेस करता है। हेरिक का जो कलेक्शन है वो पब्लिश हुआ इन द मिडेस्ट ऑफ द इंग्लिश सिविल वार। उस टाइम जब इंग्लिश सिविल वार चल रहा था, ऐसा टाइम, अ टाइम ऑफ टर्मोइल एंड अनसर्टेनिटी, ऐसा काल चल रहा था जब टर्मोइल का काल था। टर्मोइल का मतलब होता है उल्टा सीधा हो रहा था, जब चीजें ऑर्डर में नहीं थी और अनिश्चित अवस्था में थी। उस टाइम हेनरी का कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुआ। हेरिक का जो एक्सपीरियंस है दिस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टर्बुलेंस फर्स्ट हैंड। he was removed from his clerical position due to his political inclinations। तो क्या हुआ, हेरिक का जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टर्बुलेंस के बीच, टर्बुलेंस का मतलब शोर के बीच में, हुआ क्या कि उनको रिमूव कर दिया गया उनकी क्लरिकल पोजीशन से, क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन ज्यादा थे। चूंकि राजनीति में उनकी वो ज्यादा थी, इंक्लाइनेशन मतलब उनका इंटरेस्ट ज्यादा था, इसीलिए उनको रिमूव कर दिया गया उनकी क्लरिकल पोजीशन से। These events can be used as framework through which to read to daffodils। ये सारी चीजें ही टू डैफोडिल्स में उन्होंने बोली है। इन टू डैफोडिल्स इसमें हेरिक राइट्स अबाउट द फ्लीटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हेरिक जो है इसमें फ्लीटिंग मतलब खत्म होने वाली, फ्लीटिंग का मतलब होता है जल्दी खत्म हो जाने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनको डिस्कस करते हैं। अबाउट हाउ लाइफ इनएविटेबली विदर्स अवे, किस तरीके से जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। येट इन द थ्रोज ऑफ दिस सेंस ऑफ चेंज एंड फेडिंग, कहते हैं कि अगर जो बदलाव होता है और जो फेडिंग होती है, जो मतलब आप जब बूढ़े हो जाते हैं, देयर कैन बी पीस एंड एक्सेप्टेंस। वहां पे एक चीज और होती है, शांति होती है और एक्सेप्टेंस होती है, मतलब आप चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारोक्ति होती है। देयर कैन बी सोलेस टू द नोशन दैट टाइम्स इज ह्यूमंस ओनली कॉन्सेंट एंड द न्यू डॉन विल इनएविटेबली कम। वही कहते हैं कि जो मानव है उसमें कभी ना कभी मतलब कभी ना कहीं उसका अंत तो आता ही है, मतलब कभी जो भोर होता है उसके बाद में शाम तो आती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। इतना ही है शायद इसमें, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ इसमें डिटेल दी नहीं है।
और एक दो और लिंक्स चेक कर लेती हूँ। देख लेती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें जो है पता चल जाए। इसमें लिखा द फर्स्ट रेंजर रिलेट्स द सैडनेस दैट कम्स विद द स्विफ्ट पैसेज ऑफ डैफोडिल्स दे अराइव इन ऑल देयर ग्लोरी। अच्छा, ये यहाँ पे पोयम है। एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेन्ड हिज नून, स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन, बट टू इवन सॉन्ग। मतलब अर्ली राइजिंग सन जो है वो यूथ की बात करता है, नून जो है वो मिडिल एज है। द स्पीकर finishes the stanza by saying that we have prayed with the daffodils, we will go with you along। मतलब उन्होंने पोइट्री के जरिए ये बताया है कि जैसे दिन में सारे पहर आते हैं वैसे लाइफ में भी आते हैं, तो ये उन्होंने बताया है। सेकंड स्टेंजा प्रोवाइड्स द एक्सटेंडेड मेटाफर। अच्छा, इन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी पोइट्री लिखी है वो मेटाफर के रूप में लिखी है। टू द डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट स्टेंजा में दिए गए हैं, अर्ली राइजिंग सन इज यूथ, नून इज मिडिल एज। द स्पीकर वर्बलाइज द स्विफ्टनेस ऑफ मैन्स टाइम ऑन द अर्थ। कहता है कि किस तरीके से मानव का समय पृथ्वी पर जल्दी से गुजर जाता है। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे, कह रहे हैं कि बहुत ही कम समय है। वी हैव एज शॉर्ट एज स्प्रिंग, हम उतनी ज्यादा कम है जिससे बाहर आती है। एज क्विक एज अ ग्रोथ टू मीट डिके, इतना ज्यादा बर्बाद होते हैं जैसे ग्रोथ होती है, जैसे बर्बादी होती है। एज योर एनीथिंग विल डाई, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एज योर आवर्स टू, जैसे घंटे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से स्पीकर पॉइंट आउट करता है डैफोडिल्स में ह्यूमन हैव शॉर्ट स्प्रिंग, मतलब थोड़े दिन की जवानी होती है। लाइक डेड प्लांट्स वी डिके एज क्विकली एज प्लांट्स, हम उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं जैसे प्लांट्स खत्म होते हैं। बहुत जल्दी हम मिट्टी में मिल जाते हैं जैसे प्लांट्स मिल जाते हैं। ठीक है। फाइनली द स्पीकर पॉइंट्स आउट विद अ सिमिली दैट ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ समर। यहाँ पे सिमिली का यूज करता है, लाइक आ गया ना, लाइक अ समर रेन और द पर्स ऑफ ड्यू। जो ह्यूमन लाइफ है वो समर रेन की तरह है और ओस की बूंद की तरह है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई बोथ आर गॉन, मतलब जैसे ही पलक झपकती है दोनों चले जाते हैं। सो वही आप इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो कुल मिला के अब ये डैफोडिल का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने इसमें ये बताया है कि जैसे दिन, जैसे नेचर, ये सब चीजें खत्म होती है वैसे ह्यूमन लाइफ भी खत्म हो जाती है। मतलब ये पेरिश्ड है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। सो अगर हम समरी की बात करें, द ओवर राइडिंग मैसेज ऑफ हेरिक्स वर्क इज दैट लाइफ इज शॉर्ट, द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, लव इज स्प्लेंडेड, मतलब कहते हैं जिंदगी छोटी है, दुनिया सुंदर है, लव शानदार है। वी मस्ट यूज अ शॉर्ट टाइम, हमें बहुत कम टाइम यूज करना है और हमें कम टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लेना है। मतलब इस शॉर्ट टाइम को हमें जितना ज्यादा इसमें जिंदगी जिएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो ये तो अच्छी थी एक तरीके से अगर आप देखें। नहीं, पीआरटी के लिए नहीं है ये पूजा, ना ना ना, पीआरटी के लिए नहीं है। आपको ना आरती पूछ रही है, गुड इवनिंग मैम, न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा, अभी बच्चों ने कोर्स लिया होगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसमें सारे क्लासेस चलते हैं। आपने अगर महापैक ले लिया ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब आप महापैक लिया है तो एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। बट है क्या कि सबके लिए अलग अलग है, अब ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप, मैं जो है, मैं आपको सारा मटेरियल किसका किसका दूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरे पास मटेरियल है उसमें रहेगा टीजीटी पीजीटी, मतलब जो 7th फेज टीजीटी पीजीटी है उसमें जितना भी लिटरेचर का मटेरियल है उसमें चाहे आपके मतलब क्लास नोट्स होंगे, उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसमें मतलब जो भी आता है, प्रोज पोइट्री के सेक्शंस होंगे, उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगा। ये सारी चीजें जो है ये टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीआरटी के लिए नहीं है बस। मतलब मेरा जो लिटरेचर का कोर्स है वो पीआरटी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। ओके, तो आज जो हमने करा है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आज हमने क्या करा है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ समरी जानी है। हमने जो टॉपिक्स हमने करे हैं पोइट्री के, कल हमने द ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ा था। द ग्रैंड मदर किसने लिखी है, याद है कुछ? देखो, आपको याद क्या क्या रखना है, जो हमारे जो भी हमारे पोइट हैं, पोइट के बारे में चीजें ज्यादा याद रखनी, उन्होंने और क्या क्या लिखा वो याद रखना है, और वो किस सेंचुरी के थे वो भी याद रखना है।
तो हमने कल द ग्रैंडमदर के बारे में देखा, आज हमने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला बताया मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन ने ये कहा कि वो मतलब अपनी आधी ज़िंदगी भी नहीं जी पाए और आँखों की प्रकाश जो है वो खर्च हो गया, इस पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई। दूसरा हमने आपको बताया ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये शेक्सपियर ने जो है ना, ये बताया है इसमें, मतलब ऐसे देखने से नहीं लगता है कि क्या होगा इसमें, बट इसमें शेक्सपियर ने ये कहा कि एक आदमी का इनग्रेटिट्यूड दिखाना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इतना खतरनाक दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर कोई आदमी थैंकफुल नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी लायक नहीं है, तो ये उन्होंने उसमें बताया। फिर हमारी बात आती है टू डैफोडिल्स, इसमें हेरिक ने ये बताया, रॉबर्ट हेरिक ने, कि ज़िंदगी जो है वो 4 दिन की है, कार्पे डीम कर लो, मतलब आज जो हमें टाइम मिला है उसको अच्छे से जी लो, वरना जैसे आपका दिन खत्म हो जाता है वैसे आपका यूथ खत्म हो जाएगा, जैसे शाम खत्म हो जाती है वैसे बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा सिमिली और मेटाफर का यूज़ किया है इसमें टू डैफोडिल्स में। ठीक है, अब कल जो है हम साउंड और एक और है सेल्फ इंट्रोडक्शन और आई एम लाइक ग्रास। कल नहीं, मंडे को हम नहीं, मंडे को हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे बस 3-4 टॉपिक्स बचेंगे। आपका इसका 7th का सॉरी क्लास 9th का जो हमारा इसका सेक्शन है ना लिटरेचर का, बुक का, वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 10th पे जंप करेंगे। और मीनवाइल मैंने आपको बताया कि मैं अब आपको क्वेश्चंस भेजने वाली हूँ, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, वो आप लोग देख लेना। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ, रेयंग बियर ने आप लोगों ने बताया, मेधावी कविता प्रीति प्रियंका, विकास ने और प्रीतम ने बताया। हाँ, ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। मैम ईच जो है वो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं, नहीं, इसमें ईच जो है वो प्रोनाउन होगा बेटा। विशाल, मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, मतलब विशाल ने पूछ लिया है तो मैं इनको ना थोड़ी सी बता देती हूँ। ईच जो लिखा हुआ ना वो प्रोनाउन है, और अगर आप ऐसे लिखते कि ईच क्वेश्चन, तब ईच एडजेक्टिव हो जाता। अब पता नहीं क्या हो गया, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। नहीं, नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल ना यूट्यूब पे होगा। हैंग कर रहा है ये आज, शेयर ही नहीं हो रही स्क्रीन, हैंग हो गया, ये एप्लीकेशन ही हैंग हो गया, मेरी शक्ल दिखा रहा है। तो समझ गए मैंने क्या बताया आपको, स्क्रीन हैंग हो गई। वॉइस भी मिसमैच होने लगी। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं हम कल आपको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कल, अरे कल नहीं यार, भूल गई, और ये कल मेरा कोई क्लास नहीं है, संडे को मैं ग्रुप पे बता दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज बड़े बच्चे आ गए लास्ट में क्लास में। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी अभी बच्चों ने जो है ना दोबारा से कोर्स लिया है, इनको अभी डेट आगे बढ़ने के बारे में पता चल गया होगा कि डेट आगे बढ़ रही है, तो इन लोगों ने कहा अच्छा डेट आगे बढ़ रही है, चलो ले लेते हैं कोर्स, इसीलिए ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।